हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा कि पाई क्या है। हिस्ट्री ऑफ पाई, वाई वी कॉल पाई, पाई इम्पोर्टेंस ऑफ पाई, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पाई। तो दोस्तों, पाई की जो शुरुआत हुई थी वो थी 2600 BC, यानी कि 2600 ईसा पूर्व पाई की शुरुआत हुई थी। उस समय लोगों ने पाई के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इजिप्ट के कुछ विद्वान ये मानते थे कि जो पिरामिड बनाए गए थे वो उनके पैरामीटर और हाइट का जो रेशियो था वो पाई के इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। इसके बाद हम बात करें 1900 से 1600 ईसा पूर्व की, तो बेबीलोनिया सभ्यता के अंदर एक पत्थर मिला जिस पर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू की। इसके बाद हम बात करें 250 ईसा पूर्व की, तो उस समय आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाई की वैल्यू को निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड रिप्रेजेंट किया। उन्होंने सर्कल के अंदर एक हेक्सागन लिया और सर्कल के बाहर भी एक हेक्सागन लिया। फिर उन्होंने उस हेक्सागन की नंबर ऑफ साइड्स को डबल करते गए और उन्होंने इस प्रोसेस को जब तक चालू रखा जब तक कि हेक्सागन की जो इंक्रीमेंट था साइड्स में वो 96 ना हो गया हो। उन्होंने क्या किया, बाहर वाले हेक्सागन की नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज़ किया और अंदर वाले हेक्सागन की साइड्स को इंक्रीज़ किया। जैसे जैसे उनकी नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते गए, वो जो नंबर ऑफ साइड्स थी उनका जो पैरामीटर आया वो क्या था, लगभग उस सर्कल के पैरामीटर के बराबर था। तो उन्होंने पाई की वैल्यू को बाउंड करने के लिए बाहर वाले पॉलीगन का पैरामीटर लिया और अंदर वाले पॉलीगन का पैरामीटर लिया। इससे उन्होंने जो पैरामीटर था सर्कल का उसकी रेडियस को 1 ले करके उन्होंने पाई की वैल्यू को बताया कि पाई की वैल्यू 3.1408 से ग्रेटर थी एंड 3.1429 से लेस थी। इसके बाद हमारे इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट थे जिन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टियम में भी पाई की वैल्यू को यूज़ किया। उन्होंने पाई की वैल्यू 3.1416 अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज़ किया। इसके बाद सन 1630 में पॉलीगन एल्गोरिथम का यूज करके पाई की वैल्यू डेसिमल में 39 डेसिमल तक फाइंड आउट की गई। इसी तरीके से बहुत से साइंटिस्टों ने अपना योगदान लगातार पाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने में देते रहे। 20वीं शताब्दी में फिर सुपर कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स की मदद से
पाई की वैल्यू हज़ारों डेसिमल डिजिट तक फाइंड आउट करने में हमें कामयाबी हासिल हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो पाई की वैल्यू इतने साइंटिस्टों ने फाइंड आउट करने के लिए अपने बहुत सारे साल हैं वो बिता दिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पाई को पाई क्यों कहा जाता है। पहले पाई को सिर्फ एक कांस्टेंट रेशियो के रूप में जाना जाता था। फिर साइंटिस्टों ने एक नाम देने के बारे में सोचा कि क्यों न इस कांस्टेंट को एक नाम दिया जाए। इसके लिए ग्रीक लैंग्वेज के 16th अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज को ही क्यों चुना गया। इसका आंसर ये है कि ग्रीक लैंग्वेज चेंजेबल लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम चेंज देख सकते हैं। जैसे कि पहले लोग हिंदी बोलते थे और आज के लोग जो हिंदी बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। परंतु ग्रीक लैंग्वेज में ऐसे चेंज देखने को नहीं मिलते। इसीलिए किसी भी स्पेशल जो लेटर होते हैं वो ग्रीक के ही यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेशियो को पाई ही क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर ये होगा कि ग्रीक लैंग्वेज के पैरीमीटर्स जिसका अर्थ होता है सर्कम्फ्रेंस के फर्स्ट लेटर का उपयोग पाई के लिए किया गया। इसीलिए जो आज हम पढ़ते हैं जिस सिंबल का यूज़ किया जाता है उसे पाई कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें पाई की ज़रूरत क्यों है। तो पुराने समय में किसी भी क्षेत्र का एरिया निकालने के लिए अप्रोक्सीमेट मेथड्स का यूज़ कर लिया जाता था। उस समय किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े हैं वो एरिया को लेकर के बहुत कम होते थे, क्योंकि जो छोटा जो क्षेत्र होता था उसके लिए लोग झगड़ा नहीं करते। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे एरिया को लेकर लोगों में झगड़े उत्पन्न होने लगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए समय समय पर साइंटिस्टों ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसका संशोधन होता गया और आज हम उसे एक कांस्टेंट रेशियो के रूप में जानते हैं। जिसका परिणाम ये हुआ कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का सर्कुलर क्षेत्र है या फिर सिलेंड्रिकल है या फिर कोन टाइप में है, इस टाइप की जो आकृतियां हैं उनका एरिया हम फाइंड आउट करने में कामयाब हुए। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। उसके लिए हमें पता है कि जनरली जो यूज़ किया जाता है वो सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर एक कोन को रखा जाता है। तो इसमें कोन और जो सिलेंडर है उन दोनों के सरफेस एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के उपग्रह छोड़ने के लिए या फिर मिसाइलें बनाने के लिए और भी कई इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका उपयोग हम पाई के रूप में इनडायरेक्टली करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं देता। क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए ना। तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए तो पाई का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं
जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की कि पाई है वो जियोमेट्रिकली क्या है। तो दोस्तों इसके लिए हम कोई भी सर्कल चूज करते हैं जिसकी रेडियस r है, और अगर हम उस हाफ सर्कल को, जो सर्कल r रेडियस का लिया है, अगर उसके हाफ सर्कल को कंसीडर करें और उसे एक धागे से माप लें, तो आप ये देखेंगे कि उस धागे के उस रेडियस की फॉर्म में 3 टुकड़े तो बराबर बराबर हो जाते हैं, जिनकी लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होगी, बट एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो रह जाता है। उस छोटे से टुकड़े को ही मापने के लिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया। उन्होंने क्या किया, उस छोटे से टुकड़े को रेडियस की फॉर्म में मापने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया, जिसका हमने पहले ही वर्णन कर दिया है। तो पहले साइंटिस्टों को ये पता नहीं था कि इस छोटे से टुकड़े का मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली किया जा सकता है, परंतु बाद में सन 1760 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए जोहान लेबर्ट, जिनका पूरा नाम जोहान हेनरिच लेबर्ट था। उन्होंने बताया कि इस छोटे से धागे के टुकड़े की जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे हेनरिच लेबर्ट, उन्होंने बताया कि जो हाफ सर्कमफ्रेंस है, रेडियस के मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा, एक इरेशनल कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को उन्होंने पाई को के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो एग्जैक्टली जैसे कि पाई को डिफाइन किया जाता है, वो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी कि ये रेशियो है सर्कल की पेरीमीटर का, या हम बोल सकते हैं परिधि का, किसके साथ, सर्कल के डायमीटर के साथ, या हम बोल सकते हैं व्यास के साथ। तो दोस्तों आपको जियोमेट्रिकल मीनिंग समझ आ गया होगा। तो अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। थैंक यू।